शेखावत जी, आपने कई बार भैरव सिंह शेखावत जी का जिक्र किया। भैरव सिंह जी से हम लोगों का भी थोड़ा परिचय था और उनकी राजनीति या उनकी मित्रता की मिसाल जितनी भी दी जाए कम है। चंद्रशेखर जी उनके सबसे नज़दीक थे, जिनका उनके विचारों से कोई नाता नहीं था। और जितने भी हम सारे लोग थे जो कि जितने उनके यहाँ जाते थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों से ज़्यादा देश की विचारधारा से जुड़े लोगों का उनके यहाँ स्वागत होता था। मैं आपसे आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने चंद्रशेखर जी का नाम लिया, आपका ऐसा कौन विरोधी दल का आपकी विचारधारा से भिन्न मित्र है जो आपसे लगातार आपके यहाँ आता हो और जिसकी आप प्रशंसा करते हो? मैं ऐसे अनेकों लोगों का उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे कर्म क्षेत्र में भी, मेरे कार्य क्षेत्र में भी, यहाँ भी। मेरा जितना सौहार्दपूर्ण संबंध पारिवारिक स्तर पर भी, जितना अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने पार्टी के नेताओं के साथ में, उतना सामने दूसरी विचारधारा और पार्टी के नेताओं के साथ में भी है। क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों में मैंने तो भैरव सिंह जी से सीखा है, व्यक्तिगत संबंध जो है वो उनको कभी भी जो है अपनी विचारधारा के साथ में तोड़कर जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स दोनों को एक साथ में नहीं देखना चाहिए, यह अंग्रेजी में कहावत भी है। दूसरा, इसके इतर आप किसी भी स्तर के ऐसे व्यक्तियों के साथ में यदि अपना सामंजस्य, तारतम्य और वैसे जो है विचारधारा से इतर संबंध रखेंगे तो अपनी विचारधारा से को आप बेहतर तरीके से उनके साथ में साझा कर सकेंगे और किसी न किसी अवसर पर उनको अपने पास में, अपने पाले में लाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पिछले 10 साल में मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि ऐसे व्यक्तिगत संपर्कों के चलते हुए लोग अपना पादा बदल करके भी हमारे साथ में आकर के खड़े हुए हैं। एज ए कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर, क्या आपकी विजन है, कम से कम शब्दों में अगर आप रख सकें तो? देखिए, भारत की संस्कृति को हम जिस तरह से एक बार फिर लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस गति के साथ में भारत ने प्रगति की है, इन दोनों के चलते हुए पूरे विश्व में भारत की तरफ देखने की दृष्टि भी बदली है और उत्सुकता भी बढ़ी। एक बार फिर नए सिरे से लोग भारत को देखना, जानना और पहचानना चाहते हैं। इसके चलते हुए भारत में इंटरनेशनल टूरिज्म का स्कोप आने वाले समय में बढ़ेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा भारत में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने 10 साल में जिस तरह से योजनाओं को कंसेप्चुलाइज करके धरातल पर रियलाइज किया, उसके चलते हुए जिस तरह से अनुमानित 25-30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। एक तरफ भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है, दूसरी तरफ बहुत तेजी के साथ में भारत में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है। और ये जो मध्यम वर्ग है, ये एस्पायरिंग क्लास है, जिनकी पिछले दशकों से, पिछले कई 2 पीढ़ी से इस तरह की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उनके मन में दबी हुई, छिपी हुई हैं कि हमको भी भारत को जानने पहचानने के लिए घर से बाहर जाने का अवसर मिले। और अब जब उनकी जेब में स्पेंडिंग के लिए जो है डिस्पेंसिबल इनकम पड़ी है, तब भारत के टूरिज्म की ग्रोथ जो है वो अनप्रेसिडेंटेड होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी। और मैं ये मानता हूँ कि भारत की आर्थिक प्रगति 7, 7.5, 8% के बीच में जिस तरह से वेराई कर रही, भारत का टूरिज्म की ग्रोथ जो है वो लगभग उससे दुगनी होगी। और अभी मैं एक इंटरनेशनल एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो ये कहती है कि भारत में आने वाले 15 साल तक भारत में टूरिज्म का स्कोप जो है वो उसकी ग्रोथ रेट की CAGR जो है वो 25% के आसपास रहेगी। और मैं पूरी तरह से उसकी बात से सहमत हूँ। इसलिए हमने राज्यों के साथ में अभी रीजनल मीटिंग्स करके उनसे कहा है, अभी हाल ही में हमने कल ही टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है नए ऐसे क्षेत्र, क्योंकि आज मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, राज्यों के सामने भी जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो डीकंजेशन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स और जो है हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है, उसके कारण से सस्टेनेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, उनको हम कैसे दूर लेके जाएं। आज मैं प्रशंसा करता हूं गोवा की सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की। हमने जब चर्चा की उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया गोवा बियॉन्ड बीचेस पर दबाव कम करें, हम गोवा को, दूसरी चीज़ों को गोवा में दिखाएं। ऐसे में कल जो हमने प्रोजेक्ट्स, लगभग 40 प्रोजेक्ट्स राज्य देश के लगभग 22-23 प्रदेशों के जो इंसेंटिवाइज हमने किया है राज्यों के साथ में, जिस तरह की व्यवस्था की है, लगभग 3295 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उनमें हमने पहली चीज़ जिसको प्राथमिकता दी वो डीकंजेशन है। दूसरी चीज़, हम सस्टेनेबिलिटी को किस तरह से प्राथमिकता दें, इन सब विषयों पे काम किया है।
एक अद्भुत भविष्य में देखता हूं और इतना जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि जो आपने अभी कहा 2037 तक भारत आर्थिक महासत्ता बनेगा। भारत में आज के समय में लगभग 5% से कुछ अधिक भारत का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टूरिज्म का है। इसको 10% तक 2047 तक ले जाना और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज्म को बनाना, ये मेरा लक्ष्य है, उसको लेकर के काम। यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं, हम सब ये जानना चाहेंगे देश के पर्यटन मंत्री की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनकी और उनके परिवार की भारत में कौन सी है, जानना चाहेंगे कि नहीं? देखिए, मैंने कहा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान को घूम करके ट्रैवल किया है, लेकिन अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे और मेरे परिवार को अगर जो है पूछा जाए तो दो डेस्टिनेशन को लेकर के लगता है कि मुझे, मेरे परिवार में हम जो 5 सदस्य हैं, 3 बच्चे और मैं और मेरी पत्नी, उनके बीच में शायद डिबेट होगा और अल्टीमेटली टॉस करने की नौबत आएगी अगर कंसेंसस नहीं बना। वैसे तो 5 में बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं बना तो तवांग और ले, ये दोनों ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिनको लेकर के वहाँ हमारे यहाँ विवाद हो सकता है। वो आपका एक जो आपकी एडवेंचर पर्सनालिटी है उसको दिखा रहा है। लेकिन अब सर इस शो का लास्ट सेगमेंट है, आपके बगल में यहाँ पर एक प्ले कार्ड है, इसमें यस है, कैमरा वो सामने लगा हुआ, और नो है। ये आपके सामने प्ले कार्ड है। मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछूंगा, रैपिड फायर है ये लास्ट, और इसको यस और नो में जवाब देना। आप लोग तैयार हैं? जोरदार तालियों से पहले सवाल। सर इसमें सिर्फ यस और नो आपको बोलना है, वो सामने कैमरा है। मेरा पहला सवाल गजेंद्र जी के लिए है, प्ले करिए, यहां पर दिखाइए जरा। पहला सवाल, अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, कोई भी योजना की निरंतर समीक्षा होती रहनी चाहिए। यस, जोरदार तालियां। यस। अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल, मुगल शासकों के नाम से जुड़ी सड़क इमारत का नाम बदलना सही है, यस या नो सर? लेकिन आप अभी तो कह रहे थे कि ताजमहल शान है। देखिए, जो देश के आक्रांता रहे हैं, जिन्होंने देश में बलात् धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए हैं, जिन्होंने देश की ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ा है, जिन्होंने देश के संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया है, जिन्होंने सनातन संस्कृति को नेस्तनाबूद करने के काम किए हैं, उनको हम अभी भी सम्मान दें, मुझे लगता है कि उसकी गुंजाइश। लेकिन आपने ताजमहल का अभी का नाम नहीं बदलना चाहिए, और शाहजहां रोड का अगर नाम बदल दिया जाए? मैंने ऐसा नहीं कहा कि शाहजहां रोड का नाम बदला, मैंने कहा ऐसे भी तो बहुत सारे ढूंढ लीजिए जिनका नाम अभी भी लिखा हुआ है और जो इतिहास जिनका नाम लिखते हुए काले शाही से लिखे गए हैं।